जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए जो एक्स सर्विसमैन के लिए एनसीसी में एक शानदार अवसर आया है कि अब एक्स सर्विसमैन एनसीसी में CIS यानी कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ बन सकते हैं। जहां पे पहले रेगुलर सैनिक एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पे जाते थे, अब भारत सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इसके तहत भूतपूर्व सैनिकों को एनसीसी में इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा और रेगुलर सैनिकों की ईआरई खत्म की जाएगी। इसी को लेकर हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी ने एक्सपेंशन प्लान जारी कर दिया है और ये एक्सपेंशन प्लान नेशनल कैडेट कोर डायरेक्टरेट सिकंदराबाद को पहुंचा है। इस प्रकार के लेटर सभी स्टेट द्वारा जारी किए जाएंगे। तो इस एनसीसी डायरेक्टरेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जनरल चौधरी रोड सिकंदराबाद द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, इस लेटर को हम समझेंगे। इस लेटर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए पूरे प्लान की जानकारी है। इससे हजारों भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिलेगा और सैलरी भी 45,000 रुपये तक है। 3 साल के लिए इनिशियल नौकरी मिलेगी। यदि परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे इसका टेन्योर बढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं इस लेटर के बारे में। हायरिंग पॉलिसी ऑफ एक्स सर्विसमैन एक्सपेंशन प्लान, इसका नाम है। As part of the expansion plan, the policy on hiring of ex-servicemen has been received from Headquarter DG NCC. The policy on hiring of ex-servicemen during implementation of expansion plan is given as under. Terms and condition of hiring क्या रहेगी? There is a requirement for additional instructors to be posted to NCC. It is proposed that 2,288 ex-servicemen who have retired from the Indian Army be hired in NCC on contractual basis, subject to meeting the qualitative requirements. The ex-servicemen will be hired over a period of 3 years and thereafter, whenever vacancies arise, the hiring will be done both for the anticipated vacancies as well as for the existing deficiencies. The ex-servicemen hired will be given the nomenclature CIS यानी Contracted Instructor Staff. इनिशियली 2,288 वैकेंसी इंडियन आर्मी से रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाली जा रही है और इसके लिए जो QR है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, वो मीट करनी चाहिए। पहले 3 साल के लिए लिया जाएगा। उसके बाद जो भी वैकेंसीज खाली होगी उसमें नए स्टाफ को भर्ती किया जाएगा और पद का नाम रहेगा CIS। 2 कैटेगरी होगी, एक्स सर्विसमैन JCO इंस्ट्रक्टर और एक्स सर्विसमैन NCO इंस्ट्रक्टर। JCO में सूबेदार और नायब सूबेदार हो सकते हैं और NCO में हवलदार हो सकते हैं। इसके अलावा रैंक वाले ना पूछे। अब जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, साथ ही साथ जो एज रहेगा, रैंक प्रोफाइल रहेगा, वो इस प्रकार रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में पहले सर्विस की बात करें। द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन इन NCC इन द अबोव मेंशन्ड कैटेगरीज आर एज फॉलोज। पहली कंडीशन, should have retired from service in the rank of Havaldar for hiring in the rank of Havaldar as ex-serviceman NCO instructor category and retired in rank of Subedar or Naib Subedar for hiring in the rank of Subedar or Naib Subedar as ex-serviceman JCO instructor category। यानी जो हवलदार की NCO की कैटेगरी है उसमें हवलदार रैंक से ही आना चाहिए। इसके अलावा जो MSCP वगैरह कुछ नहीं चलेगा। और JCO कैटेगरी के लिए या तो सूबेदार हो पक्का या फिर पक्का नायब सूबेदार हो। Ex-servicemen from all arms and services of Army are eligible subject to meeting requisite criteria. In case ex-servicemen JCO meeting the criteria are not available for hiring, suitable NCOs will be hired in lieu without any loss to the exchequer. यानी सभी आर्म्स और सर्विस से JCO NCO को लिया जाएगा। यदि JCO की वैकेंसी पूरी JCO से नहीं भरी जाती है, JCO कैटेगरी से, तो NCO से भरी जाएगी। Personnel who have served in category A, category B training establishment and regimental centers as instructors or having I grading in professional courses will be given preference.
देखिए कि वहाँ पे आपको प्रशिक्षण देना है एनसीसी कैडेट्स को। तो इसमें कहा गया है कि जो कोर्सेज कैटेगरी ए, बी और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और रेजिमेंटल सेंटर है वहाँ से आई ग्रेडिंग के साथ कोर्स किया हुआ है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब एजुकेशनल एंड कोर्स क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन इंस्ट्रक्टर के लिए क्या रहेगी? एक्स सर्विसमैन इन एनसीसी प्रेफरेबली बी क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्सेज फ्रॉम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। यानी इन कोर्सेज में से यदि कोई कोर्स हो तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्लाटून कमांडर कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटार कोर्स, एमएमजी एंड एजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, एलडीसीटी और एलजीएसी और यूआई कोर्स, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, एटीजीएम कोर्स, स्नीपर कोर्स, एडीपी कोर्स, डी&एम कोर्स और क्वार्टर मास्टर कोर्स। इतने कोर्स में से यदि किसी ने किया हुआ है और आई ग्रेडिंग है, इसका मतलब सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बाकी ओपन सभी के लिए है, जिनके पास ये कोर्स का सर्टिफिकेट है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी एक्स सर्विसमैन जेसीओ और एनसीओ के लिए? दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो सकता है, हम इस लेटर के पूरे कंटेंट को समझेंगे क्योंकि सब क्वालिफाइड नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हम सब मिलके इस लेटर को समझेंगे ताकि आप जब अप्लाई करने जाए तो आपसे कोई गलती ना हो जाए, आप एलिजिबल ना हो फिर भी आप ना चले जाए। तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे पहली बात है कि जेसीओ और एनसीओ जो कलर सर्विस करने के बाद ही आए हैं उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी माना जाएगा। MSCP holder Naik given MSCP of Havaldar will not be eligible against Havaldar vacancy. Similarly, Havaldar given MSCP of Naib Sudar will not be considered as Havaldar for the purpose of contract and will be hired against the vacancy of Havaldar. तो आप समझ गए होंगे कि किसी को MSCP मिली है तो वो MSCP नहीं मानी जाएगी, जो एक्चुअल रैंक है उसकी उस रैंक के अकॉर्डिंग ही भर्ती किया जाएगा। गैप इन सर्विस, तो सेना से रिटायरमेंट आने के बाद 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जब एनसीसी में आप रिपोर्ट करेंगे उस डेट और आपकी रिटायरमेंट डेट, इसके बीच में 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगी? द इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल बी ऑफ 2 years, वेयर आफ्टर one extension of 11 months may be granted by a board of officers based on the performance of the individual. Maximum upper age limit for service in NCC will not exceed 56 years for ex-serviceman JCO and 54 years ex-serviceman NCO. पहले 2 साल के लिए लिया जाएगा, उसके बाद आप अच्छा काम कर रहे हैं तो 11 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा, और एक्स सर्विसमैन आप जेसीओ है तो आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप एक्स सर्विसमैन एनसीओ है तो आपकी उम्र 54 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। इनिशियली ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और दिस पीरियड शेल बी यूटिलाइज फॉर ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ पर्सनल। पहले जब इंस्ट्रक्टर जाएंगे तो उनको वहाँ के तौर तरीके सिखाए जाएंगे इन 3 महीनों में। हाउएवर, वाइल ऑन प्रोबेशन शुड द परफॉर्मेंस एंड डिसिप्लिन ऑफ the ex-serviceman be found wanting or he is found unsuitable, his contract can be terminated by respective ADG or DDG of the particular state directorate. इन 3 महीने में आपको देखा जाएगा कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी सिखलाई कैसी है, आपका आचरण कैसा है, आप कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते हैं, आपका बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, ये सब देखा जाएगा। यदि कुछ भी उल्टा सीधा पाया गया तो इन 3 महीनों में ही आपको निकाल दिया जाएगा। अगला जो कंडीशंस है वो है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको पहले 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, फिर 11 महीने का एक्सटेंशन किया जाएगा, तो इसमें टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो ये कौन कर सकता है? एडीजी और डीडीजी कर सकता है स्टेट का। 3 महीने का आपको नोटिस देते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर नोटिस दे देंगे, और 3 महीने के बाद में आपको टर्मिनेट कर देंगे। यानी आप जब नौकरी लगे हैं, आपने 1 साल कर लिया, 1 साल के बाद में आपने कोई ऐसी गड़बड़ की है जो कि एनसीसी में स्वीकार नहीं है, तो आपको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा
और उसके बाद में निकाल दिया जाएगा। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है, एक सैनिक के लिए भी, एक पूर्व सैनिक के लिए भी। फॉर हायरिंग इन एनसीसी एन इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन क्यूआरस। शुड नॉट हैव more than one raiding entry during the former service and no raiding entry in the last 5 years of former service। यानी सेना में नौकरी करते हुए एक रेडिंग एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लास्ट 5 साल में कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस और एक्ट्स ऑफ मोरल ट्रिप्टीट्यूड and financial irregularities will not be eligible for contractual hiring into NCC। ये 2 एक्ट है ना, बहुत ही खतरनाक है, मोरल ट्रिप्टीट्यूड का और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, या कहीं पे आपने पैसों का गबन किया है या फिर आप मोरल ट्रिप्टीट्यूड में कहीं आपको सज़ा मिली है, तो वो एनसीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑल द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हिज कैरेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी, और कैरेक्टर भी एग्जाम्पलरी होता है, उसी को लिया जाएगा। इसके अलावा गुड बैड उन कैरेक्टर्स को नहीं लिया जाएगा। कैरेक्टर मतलब चरित्र, लास्ट में कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफाई करके आपके डिस्चार्ज रोल में मेंशन करता है और वही आपकी डिस्चार्ज बुक में भी लिखा हुआ है कि आपका कैरेक्टर क्या रहा है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन एनसीसी इन सब्जेक्ट कैटेगरी। कि कुछ नीचे यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं, इन रीजन के तहत यदि आपको सेना से डिस्चार्ज किया गया है तो आप एलिजिबल नहीं है। डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर आर्मी रूल 13, आर्मी रूल 13A, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्चार्ज और फेल प्रमोशन एग्जाम। एंड आर्मी रूल 14 टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, मोरल ट्रिप्टीट्यूड एंड आर्मी एक्ट 45 अनबिकमिंग कंडक्ट। दूसरा, सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू द एस्टेब्लिशमेंट। यानी आप आर्मी में सरप्लस हो गए थे और आपको निकाल दिया गया था तो आप एनसीसी में ज्वाइन नहीं कर सकते। अनसूटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, ये भी एक रीज़न होता है। अनलाइकली टू बिकम एन इन इफिशियंट सोल्जर, यानी आप कभी इफिशियंट सोल्जर बन ही नहीं सकते। इनएलिजिबल फॉर फर्दर रिटेंशन अप टू इनहांस सर्विस लिमिट ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ लेट डाउन कंडीशंस। आपकी जो इनिशियल टर्म्स एंड एंगेजमेंट है वो पूरा होने से पहले ही आपको निकाल दिया गया है। तो ये 5 ऐसे रीजन है जिनके तहत यदि आप डिस्चार्ज हुए हैं तो भी आप एनसीसी में ज्वाइन नहीं कर सकते। एनी imprisonment in civil jail or conviction by a civil court post the discharge of the individual from army will render him ineligible for NCC। आप सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आपके ऊपर कोई धारा लगी है और आपको सिविल जेल हुई है या फिर सिविल कोर्ट से आपको कन्विक्शन मिला है तो भी आप इनएलिजिबल है। डिसिप्लिन इन एनसीसी सर्विस, ये सब नहीं होने के बाद यदि आप एनसीसी में लग जाते हो तो वहाँ पे भी आपका डिसिप्लिन सही होना चाहिए। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिनरी इशू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड विथ अप्रूवल बाय एडीजी और डीडीजी स्टेट डायरेक्टरेट। आप कोई भी अनडिसिप्लिन काम करेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड से पहले ही आपको निकाल दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जब आप कुछ एनसीसी में रहते हुए गलत काम करते हैं तो एक इंक्वायरी होगी यूनिट लेवल पर और स्टेट लेवल को भेजी जाएगी। इन केस ऑफ मेजर डिसिप्लिनरी इश्यूज बीइंग कवर्ड अंडर क्रिमिनल पेनल कोड, यानी जो सीपीसी के तहत कवर करेगा, इतना बड़ा आप अपराध कर देते हैं, द प्रोसीजर्स ऑफ सिविल क्रिमिनल लॉ एंड एज एप्लीकेबल विल बी इन्वोक्ड एंड द सर्विसेज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। यानी आप कितना बड़ा गलती करते हैं उस गलती के अनुसार जो इंक्वायरी में फाइंडिंग होगी उसी के मुताबिक यदि आप सीपीसी लेवल तक की करते हैं तो सीपीसी लगेगा, और सिविल क्रिमिनल लॉ एक्टिविटी में आप पाए जाते हैं तो आपको फिर सिविल में सौंप दिया जाएगा, आपके ऊपर केस चलेगा और एनसीसी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा काम लगने के बाद नहीं करना है। अब इसमें मेडिकल कैटेगरी SEP 1 होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय
at the time of release from the army will be deposited by all candidates at the time of hiring. In addition, a medical fitness certificate issued by the civil surgeon at the time of signing of contractual agreement will also be submitted. आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कि जो डिस्चार्ज बुक में सेफ 1 लिखा हुआ है उसको आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिविल के डॉक्टर से मेडिकल करवाना है और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको सबमिट करना है। पर्सनल प्लेस्ड इन लो मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट ड्यूरिंग एंटायर फॉर्मर सर्विस प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिस्चार्ज इवन अपग्रेडेड टू सेफ 1 बिफोर डिस्चार्ज ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम एंड जो साइकेट्रिक केसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनसीसी। यानी आप रिटायरमेंट के टाइम तो सेफ 1 है, लेकिन उससे पहले आप कभी भी सेना में नौकरी करते समय एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम यानी एडीएस कैटेगरी और एस कैटेगरी में लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं, आप सेफ 1 हो गए हैं, रिटायरमेंट सेफ 1 में हुए हैं, तो भी आपको एनसीसी में नहीं लिया जाएगा। अब बात करें पेड अलाउंसेज की, तो जेसीओ एंड एनसीओ एनरोल्ड विल ड्रा एन ऑल इंक्लूसिव फिक्स्ड रिनमरेशन ऑफ ₹45,000 एंड ₹35,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। यानी जो जेसीओ कैटेगरी है उनको 45,000 रुपये पर मंथ और एनसीओ इंस्ट्रक्टर कैटेगरी को 35,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड आपको सैलरी दी जाएगी, विच विल इंक्लूड ऑल अलाउंसेज सच एज डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, आउटडोर ट्रेनिंग अलाउंस, मेसिंग अलाउंस एंड एचआरए। इन 45,000 और 35,000 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% विल बी इंटाइटल्ड टू ऑल हायर्ड CIS। लेकिन यदि आप 1 साल पूरी सर्विस कर लेते हैं तो आपको 45,000 रुपये के ऊपर 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसी प्रकार 35,000 के ऊपर 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उतनी सैलरी आपकी हर साल बढ़ेगी। अकोमोडेशन में बात करें तो एनसीसी की ओर से कोई अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, अंडर ओवन अरेंजमेंट्स रहना है। और छुट्टी अर्न लीव ऑफ 4 days पर मंथ विल बी एप्लीकेबल इन एडिशन टू संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज विच में बी कंबाइंड टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 months, दैट इज 8 days एट ए स्ट्रेच। एनी कुमुलेशन बियॉन्ड 2 months विल रेंडर द लीव टू बी लैप्स। यानी आपको क्या है कि 1 महीने में 4 छुट्टी मिलेगी, साथ ही जितने भी संडे और नेशनल हॉलीडे हैं वो भी मिलेगी, और 2 महीने से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। इस प्रकार 8 days एट ए स्ट्रेच। और इसी के साथ लिखा है कि एनी कुमुलेशन बियॉन्ड 2 months विल रेंडर द लीव टू बी लैप्स। 2 महीने से ज़्यादा कोई लीव आपकी अकुमुलेट हो जाती है तो वो लैप्स हो जाएगी, इसलिए आपको छुट्टी भी अपने समय पे लेते रहना है। मेडिकल फैसिलिटीज़ इंटाइटलमेंट विल बी एज इंटाइटल टू द एक्स सर्विसमैन। अलग से आपको वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जो आपको ECHS से आप ले रहे हैं तो आपको ECHS से मिलेगा, या फिर आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं तो उसी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से काम चलाना है। पेंशन, द एम्प्लॉयमेंट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, देयर विल बी नो पेंशन लाइबिलिटी इन करंट अपॉइंटमेंट। आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे नौकरी करूँगा तो एक और पेंशन बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, आपको पेंशनेबल सर्विस का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यूनिफॉर्म, द एक्स सर्विसमैन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग, मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म एंड कॉम्बैट डिसरप्टिव जो कॉम्बैट ड्रेस है वो वहाँ पे पहननी होगी। इसके लिए आदेश अलग से बताए जाएंगे। पोस्टिंग मैनेजमेंट यानी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर रहेगी। एक्स सर्विसमैन वाइल अप्लाइंग विल गिव 3 choices ऑफ स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी जब अप्लाई करेंगे तो 3 स्टेट की अपनी चॉइस भरनी है। जो पहली चॉइस है उस चॉइस को आपको दे दिया जाएगा। इफ़ ही मेक्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। यदि उस स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आता है तो आपको जो पहली चॉइस आपकी है वही स्टेट मिल जाएगा। However, the ex-serviceman selected and not marked in merit list will be given option to be employed in his second or third choice, depending upon the vacancies available in that state or in any other state or UT where vacancies exist। यानी
मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका नाम आ गया तो आपको वही स्टेट मिल जाएगा जो आपने पहली चॉइस भरी है। यदि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको सेकंड चॉइस मिलेगी। सेकंड में भी आपका नाम नहीं आता है तो आपकी जो तीसरी चॉइस आपने भरी है वो आपको स्टेट अलॉट होगा। अब इसके लिए ट्रेनिंग 14 से 21 दिन की ट्रेनिंग होगी जो एक्स सर्विसमैन जाएंगे और ये एडीजी और डीडीजी स्टेट एनसीसी डायरेक्टरेट के अंडर में होगी। बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ हायरिंग और आउटसोर्सिंग शेल बी बुक्ड अंडर मेजर हेड 2076। ये सेना का हेड है, उसमें बुकिंग होगी जो आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगा? द हायरिंग विल बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड डेलीगेटेड टू बी कैरिड आउट एट स्टेट डायरेक्टरेट लेवल एज पर लेड डाउन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। द ब्रॉड सीक्वेंस फॉर हायरिंग इज इन्यूमरेटेड इन सक्सीडिंग पैराज। हायरिंग एट स्टेट डायरेक्टरेट लेवल, इसके लिए कि आपको जॉब आप कैसे लग पाएंगे, हायरिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एडीजी और डीडीजी एनसीसी है वो इस कंप्लीट हायरिंग को करेंगे। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय स्टेट डायरेक्टरेट्स फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी एज अंडर। सबसे पहले नोटिफिकेशन निकलेगा। द फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिलीज जॉब नोटिफिकेशन, और इसमें ये सब कुछ बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज है, क्या एज क्वालिफिकेशन रहेगा, और एक हिंदी में इसकी कॉपी निकलेगी और एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर में भी निकलेगी, और दो जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है उनमें भी निकलेगी। साथ ही साथ ये स्टेट एनसीसी डायरेक्टरेट और रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी वेटरन्स प्लेसमेंट एजेंसीज जैसे कि DIAV और AWPO, इन सब जगह ये जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, वो पहुंच जाएगा। सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है। अब नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें एप्लीकेशन मांगी जाएगी, तो एक्स सर्विसमैन जो भी एलिजिबल है वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी required to submit their application online on official state NCC directorate website portal as per the QR along with relevant documents as per the guidelines specified in QR. The application will be submitted by the candidate in individual capacity. यानी बल्क में नहीं कर सकते, आपको खुद करना होगा। जिस स्टेट में वैकेंसी निकली है उस स्टेट में आपको ऑनलाइन उसी स्टेट की एनसीसी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, बोर्ड ऑफ अफसर होंगे, वो आपके स्क्रीनिंग होंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इंटरव्यू होगा, फाइनल लिस्ट बनेगी कैंडिडेट की, और नेक्स्ट जो इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनेगी तो इंटरव्यू होगा। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अलग अलग डेट दी जाएगी स्टेट एनसीसी डायरेक्टरेट द्वारा, और उसके बाद जो सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द सब्सक्राइब्ड वैकेंसीज, उनमें से देखा जाएगा कि कौन कौन सूटेबल है। तो इसमें से जो सूटेबिलिटी देखी जाएगी तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली क्लियर द इंटरव्यू स्टेज विल अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कन्फर्म क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द बोर्ड ऑफ अफसर विल सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द स्पेसिफाइड पोजिशन एंड लोकेशन इंक्लूडिंग द रिजर्व लिस्ट विच विल बी 20% इन ईच कैटेगरी। मान लो कि 3000 वैकेंसी है तो उसकी 20% रिजर्व लिस्ट भी निकाली जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट, सिलेक्शन के बाद में कैंडिडेट को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। जब आर्मी से रिटायर हुए तो पहला तो वो, इसी के साथ साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से लेना होगा। एट द टाइम ऑफ साइनिंग एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विल आल्सो बी सबमिटेड। एक तो सेना से रिटायरमेंट के टाइम पर जो मेडिकल कैटेगरी आपकी फिटनेस की है वो आपने ले लिया, और दूसरा सिविल सर्जन से जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन करेंगे उस समय का साइन किया हुआ 2 मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पेश करने होंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो अपॉइंटमेंट लेटर पाएंगे कहाँ से? बाय साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट डायरेक्टरेट specifying the terms and conditions of their contract including salary, duration, location, responsibilities, date of commencement of their service and other entitled aspects। इन सब कंडीशन के साथ आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। इंडक्शन, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइंड
द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ज्वाइन द रेस्पेक्टिव पोस्ट एट डेजिग्नेटेड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको इंडक्ट करना है, जहाँ पे आपको समय जगह लोकेशन बताया वहाँ पे जाके आपको ज्वाइनिंग देनी है। उसके बाद प्रोबेशन होगा 3 महीने का। एक्स सर्विसमैन शैल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। दिस पीरियड शैल बी यूटिलाइज फॉर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ पर्सनल। वहाँ पे सिखलाई दी जाएगी और वो 3 महीने का प्रोबेशन होगा। उस दौरान यदि आप कोई गलती करते हैं तो बिना नोटिस दिए भी आपको निकाल सकते हैं। टाइमलाइन फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन। एन एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन बाय स्टेट डायरेक्टरेट्स इज टेबुलेटेड बिलो। यानी क्या क्या सीक्वेंस रहेगा एक्स सर्विसमैन को भर्ती करने के लिए। पहले एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा पहले डे, उसके बाद उसके दूसरे दिन से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, दूसरे दिन से लेके 15वें दिन तक 15 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद 16वें दिन से लेके 25वें दिन तक स्क्रीनिंग होगा, 25वें दिन से लेके 45वें दिन तक इंटरव्यू होगा और 50 दिन तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 51 दिन से लेके 53 दिन यानी 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे फिर 54 से 56 दिन 3 दिन है जो सिलेक्शन और मेडिकल सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। 57 से 59 3 दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा और 60 दिन होते ही आपको इंडक्ट कर लिया जाएगा, यानी आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाएंगे। तो पूरा प्रोसेस रहेगा 60 दिन का। एक्स सर्विसमैन प्रेफरेबली विल बी फ्रॉम लोकल डिस्ट्रिक्ट्स। ये तो सभी करेंगे, जिस स्टेट में वैकेंसी निकल रही है तो उसी स्टेट के लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब दूसरे स्टेट में निकलेगी तो दूसरे स्टेट के अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो एक जगह मान लो कि ये तेलंगाना और आंध्रा में निकली और पूरे भारत से एक्स सर्विसमैन वहाँ चले गए, तो आंध्रा और तेलंगाना के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि बाकी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल के जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उनकी मेरिट में ऊपर चले जाएंगे। तो कुछ लोगों को तो वो जो अपना स्टेट मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन बाकियों को तेलंगाना और आंध्रा ही लेना पड़ेगा। इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि लोकल डिस्ट्रिक्ट से और लोकल स्टेट से यदि कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। द ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी यूनिट्स affected for expansion are to contact Jilla Sainik Board and wide publicity to be given in this regard. The group headquarter unit will prepare a nominal roll of ex-servicemen as per the QR given and forward the same to this headquarter. Final selection will be done by a board of officers detailed by directorate for your info and necessary action. ये जो कर्नल साहब है एडिशनल डायरेक्टरेट पीएनसी फॉर डीडीजी एनसीसी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उनकी ओर से सभी एनसीसी को लेटर जा चुका है, जिला सैनिक बोर्ड को भी जा चुका है और अब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए जो एनसीसी डीडीजी और एडीजी की वेबसाइट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, उस वेबसाइट को आप रेफ़र कर लें। उसके ऊपर क्लियर जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है टाइमलाइन फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो जो पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर है वो कब पब्लिश होने जा रही है, कब नोटिफिकेशन निकल रहा है, कब आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके लिए आप जो एडीजी एनसीसी एडीजी और डीडीजी एनसीसी स्टेट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें, उसी के ऊपर ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, आपको मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एनसीसी डायरेक्टरेट की वेबसाइट भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसका वेब एड्रेस है nccoto.gov.in। नेशनल कैडेट कोर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एनसीसी डायरेक्टरेट। इस पे आप यहाँ पे मेनू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिक्रूटमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल हुआ है या नहीं। यहाँ एनरोलमेंट का अवेलेबल है, जिसमें कि जो कैडेट्स हैं उनके एनरोलमेंट की बात कही जा रही है। तो जल्द ही यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन के लिए CIS कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ की वैकेंसी की अवेलेबिलिटी दिखाई देगी और यहीं से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है।
तो साथियों इस वीडियो में बेसिकली मैंने जो आपको जानकारी दी है वो ये जानकारी ये है कि जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है कि वो एनसीसी में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। अब 12 अप्रैल 2024 को लेटर जारी हो चुका है और जल्द ही आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एनसीसी डायरेक्टरेट द्वारा इस वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगा। साथ ही आप जो एनसीसी डायरेक्टरेट है सिकंदराबाद, उनके टेलीफोन नंबर नोट कर लें 0402956823 और इनकी ईमेल आईडी है adpnc.ncc-ap@nic.in। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। आप इससे ज़्यादा कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के एनसीसी डायरेक्टरेट को दिए गए नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो साथियों ये थी एक कंप्लीट जानकारी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं भी समझता हूँ, मैंने वीडियो के दौरान भी बताया था, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी क्वालिफाइड और एलिजिबल जेसीओ एंड एनसीओ यानी नायब सूबेदार, सूबेदार और हवलदार हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। क्योंकि अक्सर भूतपूर्व सैनिक सेना छोड़ने के बाद कुछ दिन तो आराम से बैठते हैं, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी की नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे 12,000, 14,000, 8,000, 10,000 में 8-10 घंटे नौकरी करते हैं। क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा भाई, पेट पापी है, परिवार भी है और पेंशन जो 20, 25, 30,000 मिलती है उससे गुजारा होता नहीं है। तो सिक्योरिटी की नौकरी की चाह रखने वाले यदि वो एलिजिबल है एनसीसी में इंस्ट्रक्टर बनने के, तो वो एनसीसी का जॉब अप्लाई करें, जो कि मैं इस वीडियो में आपको मैंने बताया है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने में हम ये सोचते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। तो लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, केवल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं, जिला सैनिक बोर्ड में भी ये सब लेटर जाएंगे, राज्य सैनिक बोर्ड में भी जाएंगे, और लोकल DIAV और कैंटीन में भी ये सब कुछ वैकेंसीज वहाँ पे चस्पा होगी। तो आप अपनी तरफ से भी किसी को चाहते हो कि मैं नहीं लगना चाहता, लेकिन उसमें ऐसा आमदा है, वो क्वालिटी रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, तो आप उनको शेयर कर दें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.